Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन को टेक अप करूंगा एंड दिस इज लेक्चर नंबर 64. लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक. किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए हमारे पास कुछ बातों का होना जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, वी नीड टू हैव ऑफर एन एक्सेप्टेंस दैट विल मेक एन एग्रीमेंट. If this agreement is combined with legal obligation, then this becomes a contract. A contract with 5 essential elements like competent party, second, free consent, the third one, consideration, the fourth one, lawful object, the fifth one, not declared to be void. If these 5 elements are combined along with one more element, that is compliance with legal formalities, then this makes a contract a valid contract. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात करूंगा. लेट्स मूव ऑन टू द लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन. According to section 23, in order to make an agreement a valid contract, the object or the consideration of an agreement must be lawful. किसी भी एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कन्वर्ट करना है तो उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए. द वर्ड्स ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन यूज्ड इन सेक्शन 23 आर नॉट सिनोनिमस. सेक्शन 23 के अंदर दो वर्ड्स ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को यूज किया गया है. ये दोनों सिनोनिमस नहीं है. कंसिडरेशन फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट. The word object means the purpose. Object का मतलब है उद्देश्य, purpose. The word consideration means something in return. Consideration word का meaning है something in return. मैं किसी को कुछ देता हूँ, उसके बदले में वापसी में मुझे जो कुछ मिलता है, that is consideration. It is necessary that both the object and the consideration of an agreement must be lawful. ये बात बहुत ज़रूरी है कि एग्रीमेंट का उद्देश्य भी और एग्रीमेंट की कंसिडरेशन ये दोनों ही लॉफुल होने चाहिए. मैं यहां पर एक पर्टिकुलर केस को टेक अप कर रहा हूं. जैफर मेहर अली वर्सेस बज जूट मिल्स कंपनी. ड्यूरिंग इंसॉल्वेंसी वेयर ए पर्सन ट्रांसफर्ड हिज प्रॉपर्टी टू वन ऑफ हिज क्रेडिटर विद द ऑब्जेक्ट ऑफ डिफ्रॉडिंग हिज अदर क्रेडिटर्स. इंसॉल्वेंसी के दौरान एक व्यक्ति ने अपनी प्रॉपर्टी को एक क्रेडिटर को ही ट्रांसफर कर दिया. उसका उद्देश्य ये था कि बाकी के क्रेडिटर्स को पैसा ना मिले और वो उनके साथ फ्रॉड कर सके. द कोर्ट हेल्ड दैट द एग्रीमेंट वाज वॉइड एंड द ट्रांसफर वाज इनऑपरेटिव ऑल्दो द कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वाज लॉफुल बट द ऑब्जेक्ट वाज अनलॉफुल बिकॉज द पर्पस ऑफ द पार्टीज वाज टू डिफीट द प्रोविजंस ऑफ द इंसॉल्वेंसी लॉ. जब एक व्यक्ति ने एग्रीमेंट करके अपनी सारी असेट्स को एक ही क्रेडिटर को ट्रांसफर कर दिया तो कोर्ट ने इस केस के अंदर डिसीजन दिया कि ये एग्रीमेंट वॉइड है और जो असेट्स को ट्रांसफर किया गया है, जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया है, वो इनऑपरेटिव होगी, वो लागू नहीं होगी. इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन तो लॉफुल है लेकिन जो एग्रीमेंट का उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, दैट इज अनलॉफुल. क्योंकि पार्टीज का ऑब्जेक्ट इस पर्टिकुलर केस के अंदर इंसॉल्वेंसी लॉ के प्रोविजन को डिफीट करना था, धोखा देना था. सेक्शन 23 डील्स विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन. इसका इफेक्ट क्या होगा? एन एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज नॉट लॉफुल कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय लॉ. वो एग्रीमेंट जिसके अंदर कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट ये लॉफुल नहीं है, उन पर्टिकुलर एग्रीमेंट्स को कानूनी रूप में लागू नहीं किया जा सकता. व्हाट कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर अनलॉफुल? वो कौन सी कंसिडरेशन है और ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अनलॉफुल हैं? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23, द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट shall be unlawful in the following cases.
सेक्शन 23 के अकॉर्डिंगली नीचे दिए गए केसेस के अंदर किसी एग्रीमेंट का ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल होगा। द फर्स्ट वन इज एग्रीमेंट टू डू समथिंग फॉरबिडन बाय लॉ। वो सारे एग्रीमेंट जिसे कानून ने करने से मना किया है, वहां पर ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन अनलॉफुल माना जाएगा। सेकेंड पॉइंट, एग्रीमेंट विच डिफीट्स द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। कोई भी एक ऐसा एग्रीमेंट जो किसी भी कानून को धोखा दे दे, देन दैट एग्रीमेंट इज अनलॉफुल। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके अंदर ऑब्जेक्ट ही फ्रॉडुलेंट है, दैट इज अनलॉफुल। द नेक्स्ट वन इज इफ इट इन्वॉल्व्स इंजुरी टू एनी पर्सन। कोई भी एग्रीमेंट जिसके अंदर कोई इंजुरी, कुछ एक व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने की बात की गई है, देन दैट इज अनलॉफुल। एंड द लास्ट वन इज all those agreements which are immoral in nature are opposed to public policy, they are declared as an unlawful. स्टूडेंट, मैं इन पांचों पॉइंट्स को एक एक करके टेकअप कर रहा हूं। द फर्स्ट वन इज इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जा रहा है जो कि कानून ने करने से मना किया है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट, इफ द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सच as is forbidden by law, the agreement is void. सेक्शन 23 के अकॉर्डिंगली जिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अंदर कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट कुछ इस प्रकार का है जिसे कानून ने मना किया है, देन दैट एग्रीमेंट इज void. इसके लिए मैं एक एग्जांपल को टेकअप कर रहा हूं। एन एग्रीमेंट टू सेल कंट्रोल्ड आर्टिकल्स एट ए प्राइस विच इज अबव द स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स्ड बाय रेलेवेंट लॉ। फॉर एग्जांपल, Essential Commodities Act 1955 are illegal and hence void. Essential Commodities Act 1955 के अंतर्गत हम कुछ essential commodities के प्राइस को फिक्स कर सकते हैं और जो प्राइस फिक्स किया जाएगा इसे स्टैंडर्ड प्राइस कहा जाएगा। कोई भी कंपनी या कोई भी व्यक्ति इस स्टैंडर्ड प्राइस से ज़्यादा को चार्ज नहीं कर सकता। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने या किसी कंपनी ने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है जिसके अंदर इन कंट्रोल्ड आर्टिकल्स को एक ऐसे प्राइस के ऊपर बेचा जा रहा है जो कि स्टैंडर्ड प्राइस से ज्यादा है, देन इन दैट केस वो एग्रीमेंट इलीगल माना जाएगा और वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, इफ इट इज ऑफ सच ए नेचर दैट इफ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। एक ऐसा एग्रीमेंट जिसकी नेचर इस प्रकार की है, अगर इसको लागू करने की परमिशन दे दी गई तो ये कानून के अंदर बनाए गए प्रोविजंस को धोखा दे देगा। इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं। मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बहुत सालों तक प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया। Therefore, his property is to be auctioned by municipal corporation to recover the arrears of land revenue under the provisions of law. कानून के अंदर दिए गए प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली उसकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया जा रहा है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन उसको ऑक्शन करके अपने टैक्स के एरियर को रिकवर करेगी। अकॉर्डिंग टू लॉ, ए डिफॉल्टर इज प्रोहिबिटेड टू परचेज हिज ओन प्रॉपर्टी, हेंस ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन बिडिंग प्रोसेस। कानून के अकॉर्डिंगली एक व्यक्ति जो कि डिफॉल्टर है वो अपनी ही संपत्ति को परचेज करने के लिए बिडिंग प्रोसेस के अंदर शामिल नहीं हो सकता। मिस्टर बी, अपॉन एन अंडरस्टैंडिंग विद मिस्टर ए, becomes the purchaser of the house and agrees to convey the property to Mr. A upon receiving the price which Mr. B has paid in the bidding process. Mr. A ने Mr. B के साथ एक एग्रीमेंट किया। इस एग्रीमेंट के दौरान मिस्टर ए इस बिडिंग प्रोसेस के अंदर तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकता। मिस्टर ए के बिहाफ पर मिस्टर बी इस ऑक्शन के अंदर हाईएस्ट बिड देके उस घर को परचेज करेगा और वही घर उसके बाद में वो मिस्टर ए को ट्रांसफर कर देगा। जो प्राइस मिस्टर बी ने ऑक्शन के अंदर बिड किया है उसी पर्टिकुलर प्राइस को मिस्टर ए मिस्टर बी को पे कर देगा। अब ये एग्रीमेंट मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में हो गया। द एग्रीमेंट इज void as it renders a transaction in effect purchased by the defaulter, and if it allowed it would defeat the provisions of law. ये एग्रीमेंट void है क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन की जा रही है उसके अंदर एक डिफॉल्टर ही अपनी
प्रॉपर्टी को खुद परचेज कर सकता है। अगर इस एग्रीमेंट को लागू करने की इजाजत दे दी गई तो ये कानून के अंदर बनाए गए प्रोविजंस को डिफीट करेगा, धोखा देगा। The third point, if it is fraudulent, where the object of the agreement is to cheat a person by concealing significant facts or otherwise, the agreement shall be unlawful and void. जिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का उद्देश्य कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को छुपा के किसी व्यक्ति को चीट करना है या किसी और तरीके से चीट करना है, वो एग्रीमेंट अनलॉफुल और वॉइड डिक्लेयर होगा। Let us look at one particular example. Mr. A, Mr. B. Mr. A says to Mr. B, we shall invite the public to book residential houses with us for rupees 10 lakhs. Once they pay the initial amount, we shall move to undisclosed location and share the money. Mr. A Mr. B को कहता है हम पब्लिक को इनवाइट करेंगे कि वो रेजिडेंशियल हाउस को बुक करवाने के लिए हमारे पास 10 लाख का डिपॉजिट दें। जब वो अपने इस इनिशियल अमाउंट को पे कर देंगे तो हम उन्हें बिना बताए हुए इस जगह को छोड़ के किसी और लोकेशन के ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे और इस पैसे को हम शेयर कर लेंगे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक ऑफर दी है। मिस्टर बी इस बात को सुन के कहता है दिस इज गुड आइडिया, तो मिस्टर बी ने अपनी तरफ से एक एक्सेप्टेंस दे दी। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, दिस बिकम्स एन एग्रीमेंट। इन दोनों के अंदर एक एग्रीमेंट हो गया कि ये दोनों पब्लिक को फैक्ट्स डिस्क्लोज ना करके उन्हें चीट करेंगे। देन द ऑब्जेक्ट इज टू कमिट फ्रॉड। इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को वॉइड और अनलॉफुल डिक्लेयर किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट, इफ इट इन्वॉल्व्स इंजुरी टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। लेट अस टेक एन एग्जांपल। एन एग्रीमेंट विच कंपल्स ए डेटर टू डू मैनुअल वर्क एट हिज होम फॉर द क्रेडिटर till the debt due is not repaid in full is void. एक क्रेडिटर अपनी डेटर के साथ एक एग्रीमेंट करता है कि जब तक ये डेटर सारा का सारा लोन का अमाउंट रिपे नहीं कर देता तब तक ये डेटर उसके घर के अंदर सारे मैनुअल काम करेगा। इसके लिए डेटर ने एग्री कर लिया। दिस टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज वॉइड। जिस एग्रीमेंट के अंदर हम किसी व्यक्ति को कोई क्षति पहुंचाने की कोशिश करें, इंजरी पहुंचाने की कोशिश करें या किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, देन दैट एग्रीमेंट इज वॉइड। द फर्स्ट 4 acts listed above, that is from point number 1 to 4, they form part of illegal acts, while the 5th act refers to immoral acts as well as those opposed to public policy. स्टूडेंट, अब तक हमने जो 4 पॉइंट्स पढ़े हैं, 1 to 4 पॉइंट्स, ये सारे के सारे एक्ट्स इलीगल एक्ट्स कहलाएंगे और ये वॉइड डिक्लेयर किए जाएंगे। वाइल द 5th act refers to immoral acts as well as those opposed to public policy. जो 5th पॉइंट को मैं टेकअप कर रहा हूं, इट रिलेट्स टू immoral acts and those acts opposed to public policy. So the 5th point is immoral or opposed to public policy. Anything which goes against the interest of general public will be deemed to be opposed to public policy. कोई भी चीज जो कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, उस चीज को माना जाएगा दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मैं एक एग्जाम्पल को टेकअप कर रहा हूं। मिस्टर एक्स नोइंगली लेट्स हिज हाउस फॉर प्रोसिक्यूशन पर्पस, कैन नॉट रिकवर द रेंट ऑफ द हाउस बिकॉज द पर्पस ऑफ द एग्रीमेंट इज इमोरल इन नेचर। मिस्टर एक्स जानते हुए अपने घर को मिस्टर वाई को प्रोसिक्यूशन पर्पस के लिए किराए पे देता है। मिस्टर एक्स यहां पर रेंट को रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का उद्देश्य इमोरल है, अनैतिक है। स्टूडेंट, जितने भी पॉइंट्स इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के अंदर आते हैं, ये हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द समरी पार्ट। The object or consideration of the contract shall be unlawful in the following cases. The first case is an agreement to do something forbidden by law. The second point is agreement which defeats the provisions of any law. The third point, where the object is fraudulent. The fourth point, where the agreement involves injury to person or property. Student, यहाँ तक ये जो 4 points हैं, इन points को illegal nature का declare किया गया है। And the 5th and the last point is agreements which are opposed to public policy
और विच हैव इमोरल एक्ट्स। इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच।